नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। कुछ आज इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान तो कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने अपने लीडर्स कारकुनान से हलफ भी लिया है और इस लॉन्ग मार्च को एक जहाद और हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च का है। इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ वफाक ने दोनों सूबाई हुकूमतों को, जो पीटीआई की हुकूमत है, उनको बाज़ाफ्ता गैर कानूनी इक़दाम से कहा है कि जी कोई गैर कानूनी इक़दाम अगर सूबों की तरफ से हुई तो उनको इस सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सख्त वफाक ने ये मैसेज पहुँचाया है। एक तरफ पीटीआई 123 अरकान ने असम्बली से इस्तीफ़ा दिया सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि ये एक ऐसी असम्बली है जो गैर कानूनी तौर पर बनी है, जो बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत बनी है और ये आपकी एक इम्पोर्टेड असम्बली है, इसमें बैठना गुनाह है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज लाहौर में जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की उन 8 अरकान ने कि हमारे इस्तीफ़े को ख़त्म किया जाए और हमें असम्बली में आने का, इस पर भी हम मौका मिला तो बात करेंगे। और जो मौजूदा इस वक्त सियासी बहरान सामने आ रहा है ये इस पर भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने आज कहा गया था कि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हमें उम्मीद थी कि शायद वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है वो बहुत ताकतवर ओहदा होता है और आइन ने जो एग्जेक्टिव को आइन के आर्टिकल 97 में जो इख्तियारात दिए हैं वो बहुत ताकतवर इख्तियारात दिए हैं। तो हम समझ रहे थे कि आज वज़ीर आज़म कई अहम ऐलान करेंगे, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई उस वक्त जब हमने देखा कि इल्ज़ामात और सिर्फ इल्ज़ामात। मीडिया ट्रायल काम वज़ीर आज़म का नहीं है। वज़ीर आज़म और हुकूमत का काम होता है कि कोई क्राइम करे, करप्शन करे, साजिश करे, गद्दारी करे, मुल्क के ख़िलाफ़ काम करे, फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाए तो वो एक्शन ले। हम एक्शन के मुंतज़िर थे। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ है मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हम आपको जिस तरह आपने कहा है कि हम आपको पहले सेगमेंट में ले के आपको कहीं जाना है तो हम इंशाअल्लाह आपको इजाज़त देंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि थोड़े वक्त के लिए आपने टाइम निकाला। फिर हमारे साथ हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका शुक्रिया। एजाज़ुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया, आपका ही बहुत शुक्रिया। सिद्दीक़ अल फ़ारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका ही बहुत शुक्रिया। सर मुजीबुर रहमान शामी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। हमने पिछली हुकूमत पर भी ये सवाल उठाते थे और ये मौजूदा हुकूमत भी यही कहती थी कि ये इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल करते हैं, हुकूमत इनके पास है, एक्शन लेना इनका काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन आपने ज़रूर देखा होगा, तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? इल्ज़ामात से भरपूर तो है लेकिन एक्शन कहीं भी नहीं है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। होना तो ये चाहिए कि जो कानूनी मामलात हैं उनमें कानूनी कार्रवाई की जाए और फिर मामला जो है वो अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन लगता है जिस तरह तहरीक इंसाफ के यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ा अभाम है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि असम्बली में जाना है, इस्तीफ़े मंजूर कराने हैं, नहीं मंजूर कराने हैं, बाहर बैठना है, ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, नहीं होने हैं। उसी तरीके का कन्फ्यूजन जो है वो हुकूमत में भी मौजूद है। क्या कार्रवाई होनी है, किस तरीके से होनी है, किस कानून के तहत होनी है। ये धमकियां तो बहुत दी जा रही हैं, ऐलानात बड़े हो रहे हैं, कमेटियां बहुत बन रही हैं, लेकिन यानी जो अकबर इलाहाबादी ने कहा ना कि प्लेटें जो है वो खनखना रही हैं लेकिन खाना नहीं आ रहा। तो जो ये मेरा ख्याल है कि ये सारा मीडिया ट्रायल जो है वो हो रहा है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए तो वो कर लेनी चाहिए फिर।
फिर उसके बाद पता लग जाए कि हुकूमत के पास क्या है, और जो दफा करने वाले हैं वो अपना दफा भी कर लेंगे। तो हर तरफ एक कन्फ्यूजन है और एक लगता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है। तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है कि उसे क्या करना है, किस तरह करना है, कब करना है, कहाँ चोट लगानी है और किस वक्त लगानी है। अरे सर, ये बताइए कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब उनके पास बहुत सारे, आपने उनकी स्पीच सुनी होंगी, उनके जब से वो अदम एतमाद की तहरीक से बाहर आए हैं, बहुत सारे उनके जो है ना वो चीज़ें सामने आई हुई हैं, मुख्तलिफ धमकियाँ भी हैं, इल्ज़ामात भी है, बहुत कुछ है। अब जो वो वाज़े तौर पर एक लॉन्ग मार्च का इशारा दे रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अभी हलफ भी लिया है अपने कारकुनान से, और इस लॉन्ग मार्च को वो कह रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी है और तहरीक है, जिहाद है। कैसे देखते हैं सर उनकी इस स्टेटमेंट को, और इस लॉन्ग मार्च की क्या आप इसकी कामयाबी किस हद तक आप समझते हैं कि हो सकेगी, और इस लॉन्ग मार्च से क्या सियासी मकासद इमरान खान हासिल कर सकेंगे सर? देखिए, लॉन्ग मार्च तो उन्होंने एक दफ़ा पहले भी किया था। जब इक़्तिदार से वो रुखसत हुए तो उन्होंने इक़्तिदार से रुखसत होने के फ़ौरन बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी थी और लोगों से कहा था कि वो इस्लामाबाद पहुँचे, और उनका ख्याल था कि इस्लामाबाद लोग पहुँचेंगे और फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो जल्द से जल्द नए इलेक्शन हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसने देखा फिर आपने क्या हुआ, कितने लोग पहुँचे और किस तरीके से इमरान खान को ख़ुद अपनी कॉल जो है वो ख़त्म करनी पड़ी। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगरचे वो ये कह रहे हैं कि KPK में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, और हर चारों तरफ से घेरा हुआ है वफाकी इलाके को उन्होंने, और वो ये धमका तो रहे हैं, लेकिन ये पंजाब हुकूमत में भी दो राय पाई जाती हैं। वज़ीर दाखिला कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर आला कुछ और कह रहे हैं, और फिर रियासती वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल जो ये लॉन्ग मार्च है, मुझे तो इसके नतीजे में कोई हुकूमत ख़त्म होती नज़र नहीं आती, और लॉन्ग मार्चों के नतीजे में कोई हुकूमत ख़त्म हो भी नहीं सकती। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त उनके ताल्लुकात की जो नौइयत है और जो अदारे जो हैं उनके साथ जिस तरह का तनाव पैदा हुआ है, तो उससे ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि उनको कोई सपोर्ट हासिल होगी या उनकी कोई पीठ पे कोई थपकी देगा। उनको अपनी लड़ाई जो है तनहा लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़ी जा सकती कि वो आए इस्लामाबाद में और यहाँ काबिज हो जाएं। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि रेड जोन जो है उसकी सिक्योरिटी फ़ौज के सुपुर्द होगी, और जो कारकुन है तहरीक इंसाफ के वो कितनी बड़ी तादाद में जमा होंगे और फिर क्या करेंगे। मेरा ख्याल ये एक ऐसा मिशन इम्पॉसिबल है जो ना ही अपने ज़िम्मे लेते खान साहब तो अच्छी बात थी, और अब भी उन्हें गौर करना चाहिए। उनकी एक पार्टी जो है ये एक सियासी जमात है, इसको अपना जौहर आजमाना चाहिए इलेक्शन में, इसको अपना जौहर आजमाना चाहिए एक पॉलिटिकल एजिटेशन में। इसको इस तरह लॉन्ग मार्च के ज़रिए से और हुकूमत का तख्ता पलटने और उलटने के को अपना टारगेट बनाने के ज़रिए से अपनी ताकत को नहीं आजमाना चाहिए। मेरा ख्याल उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी और मेरा नाकाबिल तलाफी नुकसान उनको पहुंच सकता है। अच्छा सर, एक सवाल के साथ मैं आपको इजाज़त दूंगा, एक सवाल हम और ले लेते हैं आपसे। वो ये सर कि ये जो इस वक्त इन्होंने 123 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया, इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक साजिशी असम्बली है, और फिर इसके बारे में बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब अदालतों की तरफ से बाज़ाब्ता, कुछ लोगों का ख्याल है कि अदालत का काम ये नहीं होता है कि वो सजेशन दे, बल्कि वो कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन अदालतों की तरफ से बाज़ाब्ता कहा जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में जाइए। और अब हम देख रहे हैं कि जी वो 9 अरकान में से 8 अरकान जो हैं वो अदालत में गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो इस्तीफ़ा है, जो कल तक PTI कहती थी कि 123 अरकान का इस्तीफ़ा कबूल किया जाए, फौरी कबूल किया जाए, और अब ये 9 अरकान 8 अरकान ये कह रहे हैं कि जी हमारा इस्तीफ़ा जो है वो सियासी बुनियादों पे था, हमने नहीं दिया है, हमें रिस्टोर किया जाए। इस पर क्या कहेंगे सर?
देखिए, ये अभाम और कन्फ्यूजन है। वो जो शायर ने कहा है ना कि काबे को जा रहा हूँ नजर सुए देर है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ कि कोई देखता ना हो, वो वाली कैफियत है। और अभी आप देखिए कि कोई यकसुई नहीं है। जो दलाइल दिए हैं अली जफर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो दलाइल ख्वाजा हारिस साहब दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें मालूम होता है कि कोई यानी कोई नक्शा किसी के सामने नहीं है, बस एक अभाम है। और आप ये देखें कि ये बात दुरुस्त है कि अदालत जो है उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कानून तो फिर ये है ना कि अदालत ये कह रही है कि पार्लियामेंट के मामलात में हम मदाखलत नहीं कर सकते। स्पीकर जो है, जब तक कोई इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा न हो जाए, अदालत गुरेज कर रही है। अदालत का इख्तियार नहीं है कि वो स्पीकर के काम में मदाखलत करे, आइन उसको रोकता है। और जो पार्लियामेंट में होता है, अदालत उसमें उस तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकती जिस तरह की उससे तवक्को की जा रही है। अब आपने इस्तीफे दिए हैं, नहीं दिए हैं, आप इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं, या इस्तीफे जो मंजूर हो चुके हैं उनको आप उनकी नामंजूरी चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो स्पीकर के पास जाके आप बात कर लीजिए कि भाई हमने इस्तीफे नहीं दिए या हमने दिए हैं, या कबूल कर। इसमें क्या लगता है कि सारे लोग इकट्ठे होके स्पीकर के पास चले जाएं, बात कर लें। तो ये मामला जो है, इसलिए अदालत कह रही है हम इसमें दखल नहीं देंगे, कानून ये कह रहा है। और पीटीआई कह रही है कि आप इसमें दखल दें, और दखल दे के करें क्या, ये कुछ मालूम नहीं है। तो अब हम जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और ये जो हिकमत अमली है खान साहब की, वो उनके लिए मुफीद साबित नहीं होगी। और जितने भी वो धमकी आमेज लहजा इख्तियार कर लें और जो भी अपनी ताकत का इज़हार कर लें और जिस तरीके से भी हलफ ले लें लोगों से, बुनियादी बात यह है कि सियासी जमातों को टकराव से, तसादुम से गुरेज करना चाहिए। जब आप तसादुम की तरफ जाते हैं तो हमारे बर्रे सगीर की तारीख भरी पड़ी है ऐसी मसालों से। आप देखें कितने वो गिरोह हैं जी सर, जो ताकत के जोम में टकराए हैं और पाश हुए हैं, माजी करीब में भी और माजी बईद में भी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। उम्मीद रखेंगे कि हम आपका ज़्यादा टाइम ले सकें, आपको कहीं जाना था, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं जनाब ज़फ़र अली शाह साहब। ज़फ़र अली शाह साहब, ये क्या बात है सर, आप तो कानून के तालिब इल्म भी हैं, कानून के उस्ताद भी हैं। अरे भैया, पार्लियामेंट का एक इदारा है जहां आपने इस्तीफा दिया है। अभी आपने 123 इस्तीफा देने के बाद कहा कि जनाब हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इसे कबूल किया जाए। अब आप अदालत की तरफ जा रहे हैं। ये डिस्क्रिशन स्पीकर का है कि वो किसका इस्तीफा माने, किसका ना माने। आप अदालत का दरवाज़ा जो खटखटा रहे हैं, क्या गलत नहीं खटखटा रहे हैं सर? डॉक्टर साहब देखें, पहली बात तो ये है कि इस्तीफा उनका पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जब चल रही थी उस वक्त हुआ है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बड़ी सैक्रोसेंट है, बड़ा तकद्दस हासिल है उसको। कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ की जो प्रोसीडिंग है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं अदालतों की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जाएं अपनी पार्लियामेंट की तरफ, जो पार्लियामेंट में आपने करा है वहाँ पर करें जो कुछ करना है। तो वहाँ पर जो उन्होंने करना था वो कर दिया। और एक कलेक्टिव तौर पर पूरी पार्टी ने, जो कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक यूनिट है जो हुकूमत कर रही थी, हुकूमती जमात के कारकुनों ने, मेंबरान ने, इमरान खान साहब के ऐलान के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया। और किसी जगह पर ये नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि इस्तीफा देने वाले के शख्स का इस्तीफा रिजेक्ट किया जाएगा या मंजूर किया जाएगा। मास वाइज के कोई वाकया ही, यानी हकीकत में किसी का गला दबाकर या किसी को हथकड़ी लगाकर या किसी को माबूस करके उसका इस्तीफा लिया जाए तो वो अपनी आवाज उठा सकता है, क्योंकि वो तो एक क्राइम है। अब एक इस्तीफा हो गया। और आज भी खान साहब ने आज के दिन भी ये कहा है कि कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि हम दोबारा असेंबली के अंदर जाएं। इसलिए ये एक मामला फाइनल है। हाँ, जहां तक मौजूदा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है उसकी ख्वाहिश जरूर है
क्योंकि हुकूमतों की ख्वाहिश हुआ करती है कि पूरा हाउस चल रहा हो, हिज़्ब इख्तिलाफ भी बैठा हो और हिज़्ब इख्तिलाफ भी, और यही स्पिरिट भी यही है पार्लिमानी निज़ाम का। लेकिन जिस वक्त एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के अरकान का पार्लियामेंट से बाहर आ गया है, तो डॉक्टर साहब ये तारीख लिखेगी या मौरख बताएगा कि ये जो असम्बली चल रही है इसकी क्या हैसियत है, इसकी आईनी, इखलाकी, सियासी क्या हैसियत है। एक यकतर, और वहीं से 2-4 आदमी उठाकर इन्होंने अपनी अपोजिशन बना ली। यही तो इतराज है। अरे सर यहाँ एक सवाल और आ गया है सर जी, एक सवाल और आ गया है। दो सवाल करें जी, कि जिस नहीं एक सवाल जरूर करते हुए फिर मैं जाना है, 2 मेहमान मेरे और भी आ गए हैं, एजाज साहब भी अब ऑन एयर हो गए हैं। तो मैं जो आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं सर कि ये गैर कानूनी है, ये साजिशी है, ये इम्पोर्टेड असम्बली है और इसको डिज़ोल्व भी किया गया इसको, लेकिन सदर पाकिस्तान ने आज खिताब किया है सर इस असम्बली से, इसको कैसे देखेंगे सर आप? जी हाँ, देखिए जी, सदर पाकिस्तान ने जो खिताब किया वो उनका प्रीरेगेटिव है। वो एक साल में एक दफा पार्लियामेंट को खिताब कर सकते हैं, जॉइंट सेशन को। लेकिन आप डॉक्टर साहब आपने ये भी देखा होगा कि तो डिजॉल्व वो कर रहे हैं कि ये कहकर इस असेंबली को बर्खास्त किया था। वज़ीर-ए-आज़म जब कहेगा वो डिजॉल्व करेंगे। हाँ यस, हाँ जी, तो आप बात सुने ना, ये उन्होंने बर्खास्त किया था तो वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने उनको कहा था और वो आईनी तौर पर बाउंड है कि वज़ीर-ए-आज़म जब कहे तो वो असेंबली डिसॉल्व कर दें। अगर आज चाहे जैसे भी वज़ीर-ए-आज़म है, अगर वो जिनको हम माने या ना माने, इमरान खान माने ना माने, वो अगर उनको एडवाइज करते हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दो, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और आज उनके खिताब में आपने देखा, चले बात क्लियर हुई, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा पहले सिद्दीक अल फारूक और फिर एजाज साहब की तरफ जाऊंगा। सिद्दीक अल फारूक साहब काफी देर से बैठे हुए, मैं उनसे बात कर लेता हूं। सिद्दीक अल फारूक साहब, यलगार है, बहुत बड़ी यलगार है और तकरीबन 20 से 25 लाख अफराद जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। इमरान खान की जो ताकत है इस वक्त 75% पाकिस्तान में है। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, KPK कैसे रोक पाएंगे सर? एक तरफ फौज कह चुकी है कि हम सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्या करेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ में आइन के मुताबिक हुकूमत मौजूद है, सूबों में हुकूमतें मौजूद हैं। अगर सूबाई हुकूमतों ने बतौर हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की तो उसके 2 रास्ते हैं। नंबर 1, वहाँ चूँकि उनका वो किरदार गैर आइनी होगा तो फिर गवर्नर राज, गिलगित बल्तिस्तान को तोड़ने का इख्तियार भी मरकज़ के पास है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ख़त्म करने का इख्तियार भी है, और दोनों सूबों में जहाँ इनकी हुकूमत है वो भी अगर यलगार करेंगे, उनके वज़राए आला और वज़रा और साथ अपना लाव लश्कर लेकर आएंगे तो दोनों सूबों में भी गवर्नर राज लग सकता है। दूसरी बात है, बतौर सियासी पार्टी के वो पुरअमन एहतजाज करें, इज्तिमा करें, इसकी आइन इजाज़त देता है। वो आएँ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि F9 पार्क में जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तकरीरें करें। आइन जत्थाबंदी से हुकूमत तब्दील करने की और हुकूमत पर कब्ज़े की भी इजाज़त नहीं देता। अगर वो इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर उसका भी इलाज मरकज़ी हुकूमत के पास आइन और कानून के मुताबिक मौजूद है। ये तो बातें हुई आइन और कानून की। बाकी रह गया इमरान खान साहब का 25 लाख कहें, 50 लाख कहें, करोड़ कहें। ये 2014 में भी 1 लाख मोटरसाइकिल सवार और 20 लाख आदमियों का नारा लगा के आए थे और यहाँ जब पहुँचे सब ने हाल देख लिया।
बड़े लोगों ने सपोर्ट किया। 4 दिन गुज़रे तो फिर वो जनाब अली कुछ भी नहीं था। फिर जब अपना ताहिरुल क़ादरी साहब वहाँ से उठ गए तो फिर वहाँ उल्लू बोलते थे, और इमरान खान को कंटेनर पे देखा, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मैं 62 साल का हो गया हूँ, कहाँ हो, देखो मैं कंटेनर पे, आप आ जाओ, पुकार पुकार के नारे मारते थे। बंदे कोई नहीं थे। इसलिए 25 मई का भी देख लिया हमने, वो भी देखा आपने, वो भी कुछ हुकूमत थी सूबाई अपना KPK की, कुछ बलोची अपना KPK अपना इसका गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला साहब, और कुछ उनकी पुलिस वगैरह थी, और सारे ही 10,000 थे। और फिर आपने देख लिया क्या हुआ। कभी कहते थे तो बहुत तैयारी है, कभी कहते थे तैयारी नहीं है। तो ये बातें जो हैं वो करते रहें, कोई इनके लिए बाहर नहीं निकलेगा। असम्बलियों की मुद्दत, इन्हीं असम्बलियों की मुद्दत जिन असम्बली के मेंबर्स की और इलेक्शन की बुनियाद पर ये वज़ीर आज़म बने थे, उसी में इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई है, और उसकी मुद्दत 9 अगस्त रात 12 बजे 2023 तक है। इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये असम्बली चलेगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। हमारा कोई डरना शरना नहीं है ना सर ये धमकी शमकी पे। मैं आता हूँ जनाब सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब की तरफ। सर, खान साहब के पास पाकिस्तान की 75% हुकूमत का हिस्सा है, कोई 70 कहता है, कोई 75 कहता है, नाम भी लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर खान साहब जो हैं वो हलफ ले रहे हैं, और हलफ लेते हुए कह रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी के लिए है, ये जिहाद के लिए है, ये बड़ी तहरीक के लिए है। तो क्या मकासद हैं सर? आप ये इमरान खान इससे क्या सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं, और क्या मौजूदा हालात में वो अपने असल मकासद को हासिल कर सकेंगे? क्या इलेक्शन हासिल कर सकेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, ये सिद्दीकुल फारूक साहब को भी मालूम है और जफर अली शाह साहब को भी मालूम है कि पॉलिटिक्स के अंदर जब आप अपोजिशन में होते हैं तो बहुत से हरबे आप इस्तेमाल करते हैं। कभी ट्रेन मार्च करते हैं, कभी पहिया जाम करवाते हैं। अगर याद हो तो हम इन्हीं मामलात को करते हुए जेलों में गए थे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 96 के बाद और उससे पहले भी। तो ये टैक्टिक्स होती हैं। इसमें ये मतलब नहीं होता कि आप 5 लाख या 10 लाख या चलें 50 लाख लोग ले आएंगे तो शायद हुकूमत को आप चलता करेंगे। ये तरीका कार है प्रेशर डालने के लिए। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि आप इस हद तक चले जाएं कि जनाब हम गवर्नर रूल लगा देंगे या हम हुकूमतें तोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को फिर आप पटरी से उतारने की बात करेंगे तो बेहतर ये होगा कि हुकूमत, मैं समझता हूँ कि अगर वो समझते हैं अपनी अपनी अमली जो है वो एक अच्छी बनाते हैं तो उन्हें चाहिए कि गुफ्त शनीद का आगाज़ करें। और गुफ्त शनीद का आगाज़ करना, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा अगस्त, तो अगस्त 2023 या जून 2023 या जुलाई 2023 या मार्च 2023, तो ये 4-5 महीने आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर हुकूमत चाहे तो बेशक अगस्त में ही इलेक्शन करवाए, लेकिन बातचीत का आगाज़ करें। वो कहें जी हम EVM से बात करना चाहते हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स की बात करना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के एक जो एक्सेप्टेबल होने की बात करना चाहते हैं। तो देखिए आज जो हुआ है, अगर मैं भी यहाँ शुरू हो जाऊँ इस किस्म की गुफ्तगू करने, आज 7 साल के बाद IMF ने पाकिस्तान को, मूडीज ने पाकिस्तान को कैटेगरी C कर दी। कैटेगरी C का मतलब ये है कि कोई लेंडर आपकी तरफ ना तो देखना चाहेगा और ना ही आपसे कोई वायदा करना चाहेगा और ना ही आपको कोई टके देना चाहेगा। तो इसलिए इस जो दलदल में हम घुसे हुए हैं और जो माशी हालात है मुल्क के, ये ना समझे कि हम डॉलर को जो है वो 190 पे ले जाएंगे, 195 पे ले जाएंगे। ये गिमिक्स है सिर्फ। ये डॉलर की वैल्यू कम होना ज़्यादा होना तो खैर नुकसानदेह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स पे और इम्पोर्ट्स पे बड़ा फर्क पड़ता है,
लेकिन आपको इस गैप को कम करना है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है। आपने महंगाई बेरोजगारी को कम करना है, आपने इन्फ्लेशन को कम करना है, आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ को सही करना है, आपने अपनी इंडस्ट्री को जो है एक मतलब फिर उसका पहिया जो है वो चलाना है। तो ये चीजें तब हो सकती हैं जब खुशहाली हो, अंडरस्टैंडिंग हो, गुफ्तगू शनीद हो और महाजराई कम हो। देखिए जिस किस्म की गुफ्तगू और जुबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं कहूँगा चलें खान साहब तो कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑपोजिशन में है, हुकूमत बैठी हुई, मैं हुकूमत के जब वज़रा को और वज़ीर आज़म को और इनकी जमात की सीनियर लोगों को देखता हूँ, जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही होती है, जिस किस्म के ताने दिए जाते हैं, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिस किस्म के लक़ब दिए जाते हैं, तो ये कोई माहौल को बेहतर करने के लिए तो नहीं है। ये या तो एक रिंग बना के उसमें डाल दें दोनों को, चलें जी अब दंगल होगा या WWE रेसलिंग होगी, तो देखें कौन किसको चेक करता है। यहाँ पर मुल्क की बात है, हर किसी को अपने से बालातर होकर और सब मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे कल को ये नुकसान शहबाज शरीफ का नहीं, ये इमरान खान का नहीं, ये नुकसान जो है 12 करोड़ अवाम का होगा, जिसमें से 4 करोड़ के करीब जो है वो इस वक्त सड़कों में पड़े हुए हैं, छतें नहीं है उनके ऊपर, टॉयलेट्स नहीं है उनके पास, 3 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उनको आप रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनके सर पे छत नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर ये चीजें सारी सामने रखी जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है और इस मुल्क को हम सही तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं अपने मेहमानों के पास। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, इमरान खान साहब इलेक्शन पे जोर तो दे रहे हैं और हालांकि उनके पास इस वक्त 75 या 70% हुकूमत जो है वो उनके पास है और होना तो ये चाहिए कि उस 70% जहां हुकूमत है इमरान खान की, वहां हकीकी आज़ादी उनको पहले वहाँ देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो आज अभी मैं देख रहा था कि असद उमर का ऐलान आया है कि वो मियाँ वाली में कल लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन सर मैं यहाँ एक सवाल रखना चाहता हूँ कि इमरान खान के ऊपर बड़े ख़तरनाक केसेस हैं। साइफर का केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेन फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें पहली FIR लॉन्च हो गई है कराची में और कहा जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक केस है। फिर तोशा खाना का केस है। तो इमरान खान तो इन केसों में कहीं ना कहीं उनको सज़ा भी है और ताहयात नाअहली भी है, तो क्या फ़ायदा हासिल होगा उनको इलेक्शन से सर? डॉक्टर साहब देखें, आपने 2 सवाल किए हैं। पहले सवाल का पहले जवाब सुन लें, फिर दूसरे का भी मैं देता हूं। आपने ये कहा कि उनकी 75% हुकूमत है और सूबों में है और साइड पे है। डॉक्टर साहब ये वो जो हुकूमतें हैं वो है लोकल हुकूमतें हैं, वो विद इन दी पाकिस्तान हुकूमतें हैं और विद इन दी पाकिस्तान जो मसाइल हैं लोगों के या हुकूमत के, वो वहां हल होते हैं। हम एक दुनिया में पूरी ग्लोबल जो एक दुनिया है इस वक्त, उसका भी एक हम रुकन है, हम मेंबर हैं बतौर पाकिस्तान के। वो हुकूमतें जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकती, वो हुकूमतें पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी पर कोई अपना फैसला नहीं दे सकती, वो हुकूमतें कोई दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे या बुरे रखने का फैसला नहीं कर सकती। ये वफाक है, वफाकी हुकूमत है जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाए ताकि ऐसी हुकूमत जो कि पूरे मुल्क के आवाम के जज्बात के बारे में पूरी दुनिया से तल्लुकात भी रख सके
और उनके मामलात उनके साथ भी अपने तय कर सके। यही तो इमरान खान साहब को गिला है, वरना अदम एतमाद होते रहते हैं। अदम एतमाद से कभी सियासी जमातें ना खत्म होती हैं, ना इतनी वो जख्मी हो जाती हैं कि वो शायद दोबारा पब्लिक में ना आ सके। ये तो चूंकि जिस अंदाज से, जिस तरीके से, और अभी आपने खुद आपके दूसरे सवाल का हिस्सा है जो जिसमें आपने साइफर की बात की है, डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब की भी, कि शुक्र है आपने इस बात पर तो आप पहुंच गए हैं इमरान खान साहब की 5-6 माह की इस जदोजहद और इस अवामी एहतजाज में और जलसों में कि वो साइफर का वजूद मौजूद है। ये तो वरना पहले दिन से चीख कर कह रहे हैं कि कोई साइफर तो है ही नहीं। अब ये साइफर कहां से आ गया? ये कौन सा साइफर है? और अभी इन्होंने कमेटी को बना दी है, तो इसका मतलब है कि साइफर मौजूद है और साइफर यकीनन मौजूद है। ये नहीं कि साइफर से इनकार नहीं किया था सर किसी ने भी, इसीलिए सर साइफर से किसी ने इनकार क्या कर रहे हैं? साइफर तो मुल्कों के साइफर तो मुल्कों के दरमियान आते जाते रहते हैं। 70 साल में लाखों साइफर आए होंगे, साइफर से इनकार नहीं है। इनकार इस बात से है कि जो लहराया था और जो कंटेंट था वो उन्होंने मना किया कि ऐसा कोई मरासला नहीं है। ये है सर, ऐसी कोई साजिश नहीं है। साहब ये है सर, ये इनकार है, साइफर का इनकार नहीं है सर। मैं क्लियर कर पहले मेरा बात करने दे शाह साहब। डॉक्टर साहब पहला मेरा नहीं, इस तरह न करें डॉक्टर साहब, इस तरह न करें। पहला एहतजाज तो मेरा ये है कि आपने मेरा जवाब पूरा होने नहीं दिया, आपने इंटरप्ट कर दिया। अच्छा सॉरी सर, डॉक्टर साहब आप अपनी लाइब्रेरी, आप अपनी, हाँ नहीं कोई अब नहीं, माफी की कोई बात नहीं, लेकिन एक तौर तरीके की तो बात है जो कि आपके अपने रूल रेगुलेशन है। आप अपनी 92 के अदारे की लाइब्रेरी का वो अलमारी खोलें, उससे निकालें पिछले प्रोग्राम, आप अपने भी और बाकी भी इकट्ठे कर लें। द डे फर्स्ट ये मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने, इनके लीडरों ने, 13 जमातों के लीडरों के मैं बयानात आपको दे सकता हूं जिन्होंने ये कहा कि ऐसा तो साइफर है ही नहीं है, कोई ऐसी तो बात ही नहीं है कोई। तो अब ये कह रहे हैं जनाब के साइफर वो लीक हो गया और मरियम बीबी और जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये मुल्कों से साइफर आने बंद हो गए हैं। ये कोई साइफर कोई चीनी का या गंदम का या दालों का कोई मुआहदा, तो ये ट्रेड का मसला तो नहीं है। साइफर तो अपने सफारत खाने हैं वो भेजते हैं, और जो भेजने वाला था, जो आपका सफारतकार था, वो मान गया है। दो दफा मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पर हुआ है। और अभी आपने, और फिर अच्छी बात है अगर वो कोई चोरी हो गया है या नहीं था या था, आज कंगन को आरसी क्या बात सामने आ जाएगी कि वो साइफर था क्या और उसमें क्या था जी। जो बार बार इमरान खान साहब और पीटीआई कह रही है। जी बात करें। जी वो बात कंप्लीट कर लें, बात अपनी। इसलिए डॉक्टर साहब फिर मैं आपको मौका मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर बैरूनी सर इमरान खान नाअहल हो गए, इमरान खान को सजा हो गई, तो मरकज की हुकूमत कौन संभालेगा? अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल कोई ना सजा होगी और ना वो नाअहल हो सकते हैं। जो नाअहल थे वो तो अब अहल बने फिरते हैं। तो जो अहल है, जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम है, जिसके साथ पाकिस्तान का आइन है, तो वो नाअहल हो जाएगा। कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं है और ना इतनी अंधेर नगरी पाकिस्तान के अवाम होने देने हैं। यानी जो नाअहल थे, मुल्क से 5-5 साल बाहर मुल्क में रहे हैं, जो पाकिस्तान के कानून का सामना नहीं कर सकते, पाकिस्तान की अदालतों का सामना नहीं कर सकते, तो वो तो अहल हो गए। और जो इमरान खान साहब मुल्क से फरार हो गए, हर अदालत में पेश हो रहा है फैसला, कौन? हाँ तो वो फरार होने वाले वो हुए ना, मुल्क से फरार हो गए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल। लो जी डॉक्टर साहब, आप सिद्दीक अल फारूक साहब से जरा बात कर लेता हूँ। सिद्दीक अल फारूक साहब से बात कर लेता हूँ। सर क्या कहते हैं सिद्दीक अल फारूक? मैं अर्ज करता हूँ जी, अपना
सैयद ज़फ़र अली शाह साहब और मैंने हमने इकट्ठे काम किया है, एक दूसरे के लिए एहतराम भी है, लेकिन मैं 2-3 बातें जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये शाह साहब फरमाते हैं आइन इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान कहता है न्यूट्रल ना रहो, मेरा साथ दो। एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं मेरा साथ दें और इस हुकूमत को हटाएं। तो क्या ये आइन है? आइन इजाज़त देता है? आइन के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है। दूसरी बात यह है कि दूसरे ममालिक से वो ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। चीन से ताल्लुकात किसने ख़राब किए? सी पैक किसने फ्रीज़ किया? इमरान खान ने। अमेरिका से ताल्लुकात किसने ख़राब किए? इमरान खान ने। सऊदी अरब से, यूएई से, मलाइशिया से किसने ताल्लुकात ख़राब किए? तुर्की से किसने ताल्लुकात ख़राब किए? इमरान खान ने। तो फिर अगर इमरान खान साहब ने अपने 3.25 साल में ये कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, तो दोबारा किस मुँह से ये बात करते हैं? किस आज़ादी मार्च की बात करते हैं? आपने, इमरान खान ने ट्रंप के कहने पे अभिनंदन को छोड़ा, वो पायलट जिसने हमला किया पाकिस्तान पर और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने वाइट हाउस में ऐलान किया कि 8 घंटे बाद पाकिस्तान से ऐलान होगा, और यहाँ इमरान खान साहब ने अभिनंदन को छोड़ दिया। उसके अगले दिन 350 कैदी छोड़ दिए इंडियन। और कब छोड़े? जब मोदी की इलेक्शन कैंपेन थी। तो भाई IMF, तो ये सी पैक किसने फ्रीज किया? इमरान खान ने। किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। तो किस आज़ादी की बात करते हैं? इमरान खान साहब ने तो बताया कि वो गुलाम है अमेरिका के। फिर जब मौजूदा सदर ने टेलीफोन नहीं किया तो तड़पते रहे, टेलीफोन करें। अगर आप इतने ही आज़ाद हैं, इतने ही आज़ादी के मतवाले हैं, तो क्यों टेलीफोन का इंतज़ार करते हो, तड़पते हो, शिकायतें करते हो कि जी मुझे टेलीफोन नहीं किया? अब अगली बात यह है, जो बातें बहुत अच्छी की हैं, हम तो मतलब है सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब ने कहा है बातचीत, दरवाजे खुले होने चाहिए, और उन्होंने बहुत सी बातें, खूबसूरत बातें की कि 4 करोड़ बंदे जो हैं वो पड़े हैं, ना उनके सर पे छत है, ना कोई खाने को माकूल, वबाएं फैल रही हैं और हालात ख़राब हैं, और 4 करोड़ को आबाद करना आसान काम नहीं है। दुनिया सारी तस्लीम कर चुकी है कि गैर मामूली आफत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपोजिशन में थे तो इमरान खान के साथ हमने तामुन किया। जब TLP ने यहाँ धरना दिया फैज़ाबाद पे, पहले दूसरे महीने में ही सारी अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने, सब ने कहा कि हम धरनों से हुकूमतें तब्दील करने के हक़ में नहीं हैं, और हमने सिटिंग गवर्नमेंट जैसी भी थी, हम उसे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म कहते थे, अपना सेलेक्टेड, तो साथ दिया कि अब बन गया है, ठीक है चले। फिर इंडियन एग्रेशन पे साथ दिया, फिर कोरोना आया, साथ दिया। ये अलग बात है कि सारे अपोजिशन बैठी है, इमरान खान साहब तकरीर करके भाग गए, अपनी तकरीर सुना के, और बाकी की किसी की बात नहीं सुनी। फिर जब तरामीम की बात आई कि जी इलेक्शन लॉज में फ़लाँ जगह नैब में, जो इनके वज़ीर क़ानून थे, क्या नाम है कराची से, MQM के, क्या नाम है डॉक्टर फरोग नसीम साहब, फरोग नसीम साहब, उन्होंने ऐलान किया तस्लीम कि हमने जो ये अपना ड्रैकोनियन लॉ है नैब का और बाकी चीज़ें हैं, हमने बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक कर लिया है और हम बैठेंगे। हमने कहा जी बैठिए। हमने इकानमी पे कहा, इमरान खान ने कहा मैंने हाथ नहीं मिलाने, नहीं बैठना। तो अब अगर एजाजुल हक साहब कोई ऐसा जादू चलाएं, कोई फूंक मारें कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ जाएं, तो मैं गारंटी करता हूं कि मुज़ाकरात कल शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो बैठे तो सही, वो तो कुछ और बातें कर रहे हैं। रास्ता जो आपने एजाजुल हक साहब ने बताया है, रास्ता वही है, लेकिन ये रास्ता माकूल लोगों के दरमियान होता है। जनाब शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही ग्रैंड डायलॉग की बात की, बार बार कहा कि आइए, तो फिर कैसे? और उनको मनाएं आप, हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मफाद में।
लेकिन सर वो कहते हैं मुज़ाकरात इलेक्शन के ऊपर होंगे, मुज़ाकरात इलेक्शन के ऊपर होगा, इलेक्शन पे होगा मुज़ाकरात। सर मुझे जाना है इजाज़ुल हक साहब के पास, इसका कमेंट दीजिए। वो कहते हैं इलेक्शन जल्दी से एक जुमले का जवाब दे दूं। इलेक्शन मैंने अर्ज किया कि वो जो आइन ने कहा है उसके मुताबिक मजबूर हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह नहीं मजबूर होते, ना अफराद आएंगे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सर मुझे इजाज़ुल हक साहब को देना है, जफर अली शाह साहब वो इंतजार कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं अपने मेहमानों के पास, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। इजाज़ुल हक साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मौशी बहरान को हल किया जाए, अहम मसला वो है, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सर इमरान खान अगर मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ एक बुनियाद पे, और वो ये है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और क़बल अज़ वक्त बहुत जल्दी दी जाए, और वरना वो कल ऐलान करने जा रहे हैं। अभी असद उमर साहब का बयान में पढ़ रहा था, नीचे आ रहा है कि कल शायद मियांवाली में वो जलसा करने जा रहे हैं और वहाँ लॉन्ग मार्च का ऐलान करने। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, 20-25 लाख अफराद वो निकालते हैं या सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, सूबे जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला ने कहा हम साथ खड़े होंगे, KPK के वज़ीर आला कह रहे हैं हम पूरे वसाइल के साथ खान साहब के साथ खड़े होंगे, तो फिर तो सर ये बड़ा ज़बरदस्त टकराव सामने आ रहा है। मरकज़ भी ताकत रखती है, उसके पास इख्तियार है, आइन है, कानून है, रियासत है, रियासती इदारे हैं, FC है, फ़ौज है, रेंजर्स है, बहुत कुछ है सर। वो चीज़ आप भूल गए हैं, आपकी जुडिशरी भी है, और जुडिशरी जो डायरेक्शन देती है उसको वायलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हालात इतने ख़राब नहीं है जितने हम बना रहे हैं। ना ही मैं समझता हूँ कि वो ऐसा टकराव चाह रहे हैं जिस टकराव से वो समझते हो कि ये हुकूमत को मैं हटाकर और ख़ुद आकर बैठ जाऊँगा। देखें, इस किस्म का अगर कोई टकराव हुआ तो फिर जमहूरियत को नुकसान होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब चाहेंगे, जिनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, जो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर के अखबारात भी समझ रहे हैं कि उनकी एक पॉपुलैरिटी वेव आई है जो कि उनकी किस्मत की वजह से हुई है, क्योंकि जब वो हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त बिल्कुल लो स्टेप पे थे, लेकिन एकदम से जो है वो जो कुछ जिस तरह से रजीम चेंज हुआ, एक उनको पब्लिक सपोर्ट मिली है। तो ये चीज़ें जो है ये सब होती हैं इस पे कि निगोशिएट करें। और मैं आपको ये बात बताऊं, अगर कोई ऐसा दबाव पड़ा भी तो एक तो जुडिशरी है और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर दोनों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। और हो सकता है कि इस सारे मामले में से कोई एक तारीख निकल आए जिस तारीख में इलेक्शन है, और फिर बातचीत जो है उसका आगाज भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि उनके ऐलान करने के बाद जो है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम देंगे, इस दौरान बहुत सी चीज़ें जो है वो डेवलप हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है, जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग जो है 7 साल के बाद C पे ले आए हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें। 2 महीने 4 महीने आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने कौन सा कोई वो लटके रहना है कि आखिर तक लटके रहेंगे तो हमें शायद कोई फायदा सर। अगर एक बात यहाँ पे मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि लास्ट लॉन्ग मार्च में भी लोग नहीं निकले, पंजाब में सिर्फ 2000 और KPK में पूरी 10 साल की हुकूमत, वसाइल, लेकिन 40-40 मिलियन अफराद, लेकिन 5000 अफराद सिर्फ निकले। अगर इमरान खान का यह आखिरी खेल भी कह लें या आखिरी कोशिश कह लें, अगर सर सवाल रख दूं आप जवाब दे दीजिएगा सर। मेरा सवाल, अगर ना निकले लोग, क्योंकि जलसे में आना अलग बात होती है, इनकलाब में आना बड़ी बात होती है सर, बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है, आप तो उस्तादों में हैं। तो सर इजाज़ुल हक साहब, अगर इसमें भी फेलियर हो गई इमरान खान की तो फिर क्या होगा? मैं आपकी तरफ आता हूँ, 2 मिनट आप जी। अच्छा, 25 को जो कुछ हुआ,
उसको आप मौजूदा सूरत हाल से कंपेयर नहीं कर सकते। लोगों को निकलने दिया ही नहीं गया। जिस ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में उस किस्म की जहरीली आंसू गैस और लाठी चार्ज और जो कुछ हुआ, मतलब, और लोगों के घरों में, यहाँ तक के जस्टिस नासरा इकबाल के घर में ख्वातीन को घरों में जाकर सबको पकड़ना, जेलों में डालना, तो ये एक ऐसा माहौल था उस वक्त कि उस वक्त इससे ज्यादा लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं वो समझता हूँ उसमें गलती भी मैं अगर एज ए पॉलिटिशियन उसकी निशानदेही करूं तो खान साहब को वो लॉन्ग मार्च KPK के बजाय लाहौर से उसका आगाज करना चाहिए था। तो फिर मैं समझता हूँ कि बेहतर आता, उनको भी पकड़ते, उन पे भी मतलब शेलिंग हो जाती है, जो भी होता, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कामयाब लॉन्ग मार्च की और बर वक्त उसको खत्म करके साबित किया कि वो तशद्दुद और महाजराई का रास्ता नहीं चाहते। अब भी मैं समझता हूं, मेरी सर इजाजत दे तो जफर अली शाह साहब को कुछ कहना है, उनका जुमला सुन लूं, आखिरी 4 मिनट बाकी है। जी जफर अली शाह साहब, आपकी तरफ आ गया, साहब ने अपना टाइम दे दिया आपको। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, और जादुल साहब का भी मशकूर हूं और आपका भी। सदीक अल फारूक साहब ने एक तो बड़ा ये इल्जाम लगाया इमरान खान साहब के कि उसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात टूट गए और खत्म हो गए और खराब हो गए। अगर इतना बदनाम जमाना हो गया है ये सियासतदान इमरान खान, तो ये इलेक्शन से क्यों डरते हैं? जाए लोगों को कहें जनाब इसने ये कर दिया वो कर दिया, इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन से ये घबरा जाते हैं। और दूसरा कहते हैं जी कि हमारा पायलट था इंडिया का, वो आया और मेरी जी डॉक्टर साहब बात सुन ले, इलेक्शन जड़े ना इलेक्शन अमेरिका में और बरतानिया में होने हैं, तुर्की में होने हैं, सऊदी अरब में होने हैं, यही होना है, तो घबराते क्यों हैं? में होने हैं इसलिए कि आपने अपने सारे जो है चोरियां चिकारियां माफ कर दी हैं। अभी आपने ये कहा जी कि हमने पायलट छोड़ दिया, आपको सदीक अल फारूक साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमान शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।